साथियों नमस्कार। आपको पता है रेलेवेंट टीपीसी में अब पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एमकेएस पद्धति में देखिए क्वेश्चन है कि एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, आपको इसमें से बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए शुरू से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ी नस्ल है, भेड़ की सबसे बड़ी ऊँची नस्ल कौन-सी है? भारत में भेड़ की सबसे ऊँची नस्ल कौन-सी है? इसमें से आपको बताना है मरवारी है, नेल्लोर है, काठियावाड़ी है, रामपुर पुसेर है। तो यह भारत में सबसे भेड़ की ऊँची नस्ल जो होती है वह नेल्लोर होती है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। देखिए कि पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन-सी है? इसका आपका आंसर बताना होगा। पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल आपको आंसर बताना है। श्वेत प्लेग हार कुक्कुट है, सूकर है, भेड़ बकरियाँ है, बर्लाइन है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली जो नस्ल की होती है वह सूकर होती है, यानी कि पिग होता है। इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में अस्थायी कृदंतों की संख्या कितनी होती है? ये आपको बताना है। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो मवेशियों और भैंसों के ऊपर और नीचे जबड़ों में अस्थायी कृदंतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वह 8 होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? यह आपको बताना है। मीटर है, आप्टर है, वाट है और डायोप्टर है। तो लेंस के लिए डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में लेंस के लिए होता है डायोप्टर होता है। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आपको ध्वनि का बताना है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? ठीक है ना? ये मात्रक क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है। एमकेएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा होगा? इसमें से आपको बताना है। एम्पियर है, एम्पियर प्रति मीटर है, एम्पियर वर्ग मीटर है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है ना, वह एम्पियर प्रति मीटर होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। प्रेरकत्व की यूनिट है, इसको आपको बताना है कि प्रेरकत्व की यूनिट कौन सी होगी। ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्शन और हेनरी। प्रेरकत्व के लिए देखिए ओम है, प्रतिरोध का ओम होता है। तो आप प्रतिरोधकता अगर लिख देगा, प्रतिरोधकता रोधकता, तो वह हो जाएगा ओम मीटर होता है। ओम मीटर होता है, ठीक ना? इसके लिए प्रतिरोधकता के लिए ओम मीटर और प्रतिरोधक के लिए ओम होता है। प्रेरकत्व के लिए आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है? जो घनत्व होता है, घनत्व यानी कि 3 पार्ट होगा, तो इसमें से 3 स्क्वायर में किसी एक क्यूब में होगा, ये तो कन्फर्म है, तो ये नहीं होगा। अब ये और ये दोनों में से कोई होगा, तो वह हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। घनत्व का सही इकाई जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होता है, याद रखिएगा। आगे जब देखेंगे, दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका त्वरण दुगुना हो जाएगा, उसका संवेग दुगुना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगुनी हो जाएगी। देखिए इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, देखिए एम भी क्या होता है, तो एम भी बराबर मतलब कि जैसे इसका संवेग होता है, संवेग जो होता है एम भी होता है। एम भी जो संवेग होता है वह एम भी होता है, एम भी, ठीक है ना? तो कह रहा है कि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाएगी, तो उसकी दोगुनी कर दी जाएगी तो गति दोगुनी हो जाएगी, यानी कि संवेग दोगुना हो जाएगा। लेकिन वहीं पे गतिज ऊर्जा जो है ना, गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है? गतिज ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा वो होता है 1/2 एम भी स्क्वायर होता है। तो जब ये भी अगर दोगुना करेंगे तो यहाँ तो चलो, जैसे कि अगर मान लीजिए 2 है, तो ये 2 उसका 4 हो जाएगा, तो 4 को 16 हो जाएगा। इसका जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना? तो 16। तो ये तो नहीं होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा नहीं होगा, ठीक है ना? अब त्वरण त्वरण क्या है? तो त्वरण ए है, इस पे ये त्वरण है ही नहीं, एम है बी है, ठीक है ना? अब देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब स्थितिज ऊर्जा देखना है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए जो होता है वह होता है mgh होता है, mgh, ठीक। तो इसमें त्वरण की बात, गतिज ऊर्जा जो है ना, जी की माने नहीं है यहाँ पे, दी और एच के माने नहीं दिया हुआ, तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। इसलिए इसका संवेग और गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगी, लेकिन संवेग जो होता है दोगुना हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब, मतलब कि शून्य नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतराग्रही क्षेत्र अंतरिक्ष में और किसी घर्षणहीन सतह पर। तो जो पिंड का जो शून्य नहीं होगा वहाँ पे घर्षणहीन सतह पर होता है, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। एक्यूपंक्चर निम्नलिखित में से किस देश से प्रचलित किया गया है? भारत से, अमेरिका से, चीन से, जर्मनी से? तो आपको आंसर बताना है। एक्यूपंक्चर जो होता है वह चीन से लिया गया है, यानी कि प्रचलित हुआ है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। पहाड़ी पर चढ़ने या वाला व्यक्ति आगे को क्यों झुक जाता है? तो उसका कारण क्या है कि वो जब पहाड़ पे जो चढ़ता है तो वह अपना स्थिरता बढ़ाने के लिए करता है, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
देखिए जो तालाबों और कृत्रिम यानी कि देखिए ए मधु होता है, ए मधु, एपीकल्चर जो होता है मधु के लिए होता है, तो ये मधु के लिए हो गया। पीसी कल्चर हो गया रेशम के लिए होता है, यानी कि दिया है कि तालाबों, पीसी कल्चर, ए मधु, सेरे। देखिए सेरे, तो यह जो है मछलियों के लिए हो जाएगा, तो मछलियों का पीसी कल्चर होता है। देखिए इसके लिए ए, एपी, एपी कल्चर, ए मधु, एपी कल्चर, ए मधु, मधु मधुमक्खी के लिए होता है, ठीक है ना। ये फिशिंग के लिए एक्वा, एक्वालेचर जो होता है ना, एक्वाल्चर जो होता है या कुछ और चीज होता है। तालाबों और कृत्रिम जलाशय में जो मत्स्य का प्रजनन वो पीसी कल्चर बोलते हैं। इसमें मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, इसको बोलते हैं मत्स्य पालन। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है, वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है गुरुत्व केंद्र। इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे मापने के लिए किया जाता है? मैनोमीटर जो होता है इसमें से गैस ताप के लिए है, ध्वनि का वेग है, वायुमंडलीय नमी है और द्रव का घनत्व है। देखिए यह जो होता है मैनोमीटर जो होता है वह होता है गैसों के ताप के लिए होता है। ध्वनि का वेग होता है डेसिबल में मापा जाता है, डीबी में, डेसिबल में डीबी होता है। और वायुमंडलीय जो नमी होता है और द्रव का घनत्व होता है, तो देखिए वायुमंडलीय होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो होता है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं नमी के लिए, आर्द्रता के लिए। और इसको होता है हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है ना। तो याद रखिए द्रव का घनत्व जो नापने के लिए हाइड्रोमीटर होता है, और वायुमंडलीय नमी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है। ध्वनि की वेग होता है डेसिबल में मापते हैं, और इसमें से मैनोमीटर जो होता है वह गैसों के ताप के लिए होता है। इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? जो कीटों के बारे में, तो इकोलॉजी जो होता है पारिस्थितिकी हो गया, ठीक है ना। और साथ साथ इकोनॉमिक्स हो गया, एंथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, तो इसमें से एंटोमोलॉजी हो जाएगा। एंटोमोलॉजी जो कीटों के अध्ययन को लिए कहते हैं एंटोमोलॉजी होता है। यहीं पे आपको बताना है मधुमक्खी के अध्ययन के लिए क्या होगा, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कीटों के अध्ययन के बारे में जो पढ़ते हैं वो एंटोमोलॉजी होता है। यह है कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान से थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो पारे का स्तंभ गिर जाएगा। यह जो होगा ना, इसका आंसर इसे हो जाएगा। क्या होगा कि बैरोमीटर में ऊपर के स्थान में थोड़ी सी आर्द्रता प्रवेश करने पर क्या होगा? तो आर्द्रता जब भी प्रवेश करेगा तो वह पारा जो है गिर जाएगा, स्तंभ से गिर जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समतल की तुलना में क्या होगा? तो निम्न होगा। देखिए बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समतल की तुलना में, देखिए जब भी आप जैसे ऊपर जाएंगे तो वायु दाब कम होने लगता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, ये पहाड़ है, जैसे पहाड़ का ऊपरी से ताप जैसे जस जस आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का जो दाब होता है कम होने लगता है, कंप्रेसर जो होता है। इसलिए इसका निम्न हो जाएगा, ठीक है, डी से हो जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आपको आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर हैं, एडवर्ड जेनर हैं, लुई पास्चर है, विलियम हार्वे हैं। तो इसका हो जाएगा जोसेफ लिस्टर है जो एंटीसेप्टिक के लिए है। लुई पास्चर है, लुई पास्चर जो है रेबीज की खोज किए थे। एडवर्ड जेनर है चेचक के लिए हैं, याद रखिएगा यह चेचक के लिए हैं, चेचक के। और विलियम हार्वे शायद ब्लड के लिए है, ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं जोसेफ लिस्टर है, इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इसमें आपको बताना है, तो चालन हो जाएगा, कंडक्शन बोलते हैं। आणविक संचलन संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो वह कंडक्शन कहलाता है, यानी कि चालन कहते हैं। ताप में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता क्या होगी? तो बढ़ती है, इंक्रीज करता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता क्या होगी? तो वृद्धि होगी, यानी इंक्रीज करेगा। इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, जो किसी भी पदार्थ की आंतरिक जो ऊर्जा निर्भर करती है उस तापमान पर निर्भर करती है। इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। दिया हुआ है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जो मुक्त ऊष्मा जो होती है उसको विशिष्ट उष्मीय मान बोलते हैं। उष्मीय मान, इसका आंसर डी से हो जाएगा। देखिए 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा जो निकल को क्या कहते हैं? जो मुक्त होता है ऊष्मा उसको क्या कहते हैं? उष्मीय मान बोलते हैं। लेकिन वही विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, जैसे कि जो पानी होता है गर्म किया जाता है उसमें विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है ना। तो यह दिया है कि 1 ग्राम ईंधन के जलने में मुक्त ऊष्मा जो होती है उष्मीय मान बोलते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। निम्न में से किसका दृष्टि सबसे ज्यादा है? इसमें से आपको बताना है, दृष्टि क्षेत्र सबसे ज्यादा होगा। देखिए एक होता है उत्तल, कैनवैक्स होगा, इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। बेलनाकार, अवतल, समतल। देखिए उत्तल जो होता है बीच में उभरा होता है, इस तरह से होता है, बीच में उभरा होता है। और अवतल जो होता है वह होता है बीच में पतला होता है, ठीक है ना। इस तरह से होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस तरह से होता है, यह नहीं है। यह हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल। और यह हो जाएगा अवतल, अवतल, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा।
बीच में पतला होता है, और यह जो है देखिए, यह जब इस तरह से है ना, इस तरह से, तो ये बाहर से सबसे जगह से प्रकाश लेगा, और यह जो होगा यहाँ से प्रकाश लेगा इस तरह से। तो इसका हो जाएगा ना, बहुत कम प्रकाश लेगा, यानी कि किसका दृष्टि जो क्षेत्रफल जो होगा, यह जो होगा फैल करके आएगा, इसलिए इसका आंसर इसी हो जाएगा। यह के निकट दृष्टियों में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, यह आपको बताना है। अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल, समतल और उत्तल और उभयतल। देखिए क्या होता है, जो एक लेंस है, मान हमारी आँख की लेंस है ना, आँख की लेंस, यहाँ से जब प्रकाश जाता है रेटिना पर जो प्रकाश बनता है, तो इसी पर फिगर बनता है, जो चित्र बनता है, तो वह चित्र कैसा बनता है, हमारे आँख से जा करके मतलब लेंस से, तो वह वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा कि जो वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक। तो हमारा बस माइंड है कि उसको सीधा समझ लेता है, इसलिए कि हम लोग शुरू से जन्म से ही उस चीज़ को देखते रहते हैं, तो इसलिए समझ में आता है कि सीधा है। लेकिन हमारे आँख पर जो बनता है प्रतिबिंब, वह वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक। अब कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष लेंस का क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ से जब कोई भी प्रकाश अगर अंदर जाता है, तो रेटिना पर ना बन करके थोड़ा सा पहले बन जाता है यहाँ पे, तो वह निकट हो जाता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसको याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, और वस्तु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि जो होता है ना, वह प्रतिबिंब के पीछे बनता है, यहाँ पे बनेगा। तो ये इस लेंस से कितना हो जाएगा, दूर हो जाएगा ना, तो इसीलिए इसको दूर दृष्टि बोलते हैं। और दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमको दिखाई देता है, न कि नजदीक का, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष, अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करके हम उसको सही कर सकते हैं, यानी कि रेटिना पर या यहाँ पे रेटिना पर प्रयोग में ला सकते हैं। तो इसको लिए निकट, इसमें देखिए निको ऑट लिखा है, निको ऑट, निकट, तो यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जिसमें उसमें होता है दूर में, दूर दृष्टि दोष में तो ऊ आ रहा है, तो उसके लिए हो जाएगा उत्तल, ठीक है ना, इसमें हो जाएगा उत्तल, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट आ रहा है, तो कैनकेव हो जाएगा, कैनकेव। कभी कभी इंग्लिश में देता है तो कैनकेव मिसगुभा होता है, इसको भी याद रखिए, कैनकेव, ठीक है ना। आगे देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है, यह आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है, तो वह 7 दिखता है, इसका आंसर ए से हो जाएगा। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, वह नीला का होता है, ठीक है ना, नीला का होता है। होता तो बैगनी का है, लेकिन नीला का इसलिए होता है कि पृथ्वी पर 71% जो जल है ना, जल दिखाई देता है, इसी की वजह से यह प्रकीर्णन नीला दिखाई देता है आकाश, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण सी से हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो उसका हो जाएगा प्रकाशीय घनत्व है, प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश का माध्यम आपतन कोण होता है, या द्रव्यमान का घनत्व होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो उत्तरदायी होता है, वह होता है प्रकाशीय घनत्व होता है, इसलिए इसका आंसर इसे हो जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किस पर, प्रकाश का जो रंग निश्चित किया जाता है उसके आवृत्ति के द्वारा निश्चित किया जाता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, मृग तृष्णा जो बनता है उसका कारण क्या है, तो वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसमें तीनों घटनाएं होती हैं, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है, इंद्रधनुष के बनने का कारण यह है, जैसे और चीज, लेकिन इंद्रधनुष हमेशा, जैसे सूर्य अगर मान लीजिए पूर्व में है, वैसे तो इस साइड में नहीं बनता है, पूर्व में अगर है तो पश्चिम साइड में, पश्चिम के साइड में इंद्रधनुष बनेगा, ये याद रखिएगा, माने इसके विपरीत में बनता है, सूर्य के विपरीत में बनता है, ठीक। अब इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे बारिश होता है ना, तो उसमें बूंदे गिरती हैं, बारिश की बूंदे, तो वह छोटे छोटे बूंद हो जाते हैं, तो इसमें जो होता है ना, परावर्तन होने लगता है, जैसे इसके प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश जब जाएगा तो इसमें परावर्तन होने लगता है, तो वही जो जो रंग होता है वह 7 रंग के हो जाते हैं अलग अलग, तो इसीलिए वहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। तो उसमें क्या हो जाता है, पानी के जो बूंदे से सूर्य की किरणों का परावर्तन होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।